नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, भूगोल, और 7वां चैप्टर है जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, और ये पार्ट फर्स्ट है। ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जो छठा और 7वां चैप्टर है इस पूरी बुक का जो एक तरीके से आप देख समझ सकते हैं कि मतलब जो काफ़ी हार्ड चैप्टरों में से ये दो चैप्टर आते हैं। और छठा और 7वां चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और हार्ड भी है और लॉन्ग भी है। तो 7वां चैप्टर है ये और पार्ट फर्स्ट है इसका। कोशिश करेंगे कम से कम पार्ट में आपको ये चैप्टर करवा दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं कि भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो पिछला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। अब जो आपका वो चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस चैप्टर को समझिए। अगर आपको पिछला चैप्टर नहीं आता तो ये चैप्टर आपका किसी काम का नहीं है। छठा चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आपको 7वां चैप्टर समझ में आने वाला है। तो भू आकृति हमारा टॉपिक है। भू आकृति का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये समझना है। तो भू आकृति जो है, पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर छोटे से मध्यम आकार के भूखंड, छोटे से लेकर मध्यम मतलब स्मॉल टू मीडियम साइज, ठीक है, छोटे से मीडियम साइज के भूखंड, भूखंड मतलब भूमि के टुकड़े, जो छोटे से मीडियम साइज के भूमि के जो टुकड़े होते हैं भूखंड, उसको कहा जाता है भू आकृति। ठीक है, तो भू आकृति का मतलब आपको पता होना चाहिए। आगे है, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात, जब पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाली जो पदार्थ होते हैं उन पर जब अपक्षय की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है, जब उन पदार्थों पर अपक्षय हो जाता है, उनकी टूट फूट हो जाती है, चट्टाने हैं वो, अगर उनका अपक्षय हो जाता है, उसके अपक्षय के बाद मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि अपक्षय के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी अपर्दन। तो जब अपक्षय हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो अपर्दन करते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ। अपर्दन भी मैंने आपको बताया था कि जब टूट फूट हो जाती है तो वो पदार्थ जो होता है, जो मलबा है या जो भी है, वो कंकड़ पत्थर जो वो जिस जगह पर होते हैं वहाँ से लेकर वो अपरदित होकर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। चाहे वो बहते जल के द्वारा हो, जैसे कोई नदी बह रही है अपने साथ रेत कंकड़ पत्थर बहाकर दूसरी जगह पर ले गई, या हवा चल रही है, हवा के कारण कटाव हो गया, धूल मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पर चली गई। तो ये जो अपर्दन करवाते हैं इन कारकों को कहा जाता है भू आकृतिक कारक। ठीक है, जो अपर्दन करवाते हैं। जैसे बहता हुआ जल, मैंने आपको बताया नदी है, नदी जब बहती है तो वो चट्टानों को काटते हुए जाती है, ठीक है, और बहुत सारी आकृतियां बनाते हुए जाती है। और ऐसे ही जो हमारी वायु है, वायु के कारण भी क्या होता है, हवाएं चलती हैं और उसके कारण जो कटाव हुआ होता है, वो कटाव के द्वारा जो रेत वगैरह या जो भी होता है, वायु अपने साथ उसको अपरदित करके दूसरी जगह पर ले जाती है। तो बहुत सारे भूआकृतिक कारक होते हैं जो कि अपक्षय के बाद उन सब पदार्थों का अपर्दन करते हैं। समझ में आया? और अपर्दन जो होता है उसके कारण धरातलीय स्वरूप बदल जाता है। मतलब जब ये अपर्दन होता है, जब मान लो बहता जल है, उसके कारण जब अपर्दन होगा, अगर मान लो कोई एक जगह पर चट्टान वगैरह थी, वो बहता हुआ जल है, वो उस चट्टान को काटेगा, चट्टान को काटता जाएगा, ठीक है। जब नदी का पानी तेज होगा तो वो चट्टान को काटता जाएगा। तो काट काट के एक दिन क्या होगा, उसकी जो आकृति होगी, जो उसका डिज़ाइन वगैरह जो होगा चट्टान का, वो चेंज हो जाएगा और एक नया स्वरूप आ जाएगा, उसका एक नया डिज़ाइन बन के सामने आएगा। तो वो किस कारण आ रहा है? अपर्दन के कारण। अपर्दन क्या करता है? धरातलीय स्वरूप, जो धरातल का जो स्वरूप है, जो उसका जो रूप है, मतलब उसको बदल देता है। ठीक है, अपर्दन के साथ साथ जो निक्षेपण होता है वो भी क्या करता है? धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। अब यही आपको इस चैप्टर में समझना है कि जो अपर्दन और निक्षेपण, इनके द्वारा धरातलीय स्वरूप कैसे कैसे बदलते हैं। ठीक है, और बहता हुआ जल है, इसमें जब अपर्दन करता है तो कैसा जो है, मतलब कैसा जो भूआकृति है वो कैसी बनती है। और भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर, ये जो होता है इसके द्वारा कौन सी भूआकृति बनती है, हवाओं के द्वारा कौन सी भूआकृति बन सकती है, अपर्दन होता है, ठीक है, इन सब के कारण अपर्दन होता है, आपको मैंने बता दिया। अब इन सब के कारण क्या क्या भूआकृतियां बन सकती हैं, ये आपको इस पूरे चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो भूआकृतियों का ये चैप्टर है और आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हमारी मेन भूआकृतियां कौन सी होती हैं। और उससे पहले आपको बता दूं
कि जो अपर्दन है उसका परिणाम जो होता है वो निक्षेपण होता है। आपको पता है पहले सबसे पहले अपक्षय होता है जिसमें चट्टानों में टूट फूट होती है। अपक्षय के बाद बहुत सारे कारक होते हैं जो उस टूट फूट से जो भी पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जैसे जल और वायु वगैरह उसको ले जाते हैं। तो वो ले जाना क्या कहलाता है? अपर्दन। और जहाँ पर उसको लेकर वो जमा कर देते हैं, जहाँ पर वो एक जगह पर वो जमा हो जाता है, जहाँ वो सारा पदार्थ जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, वो प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। तो ये 3 प्रक्रिया मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाई थी और इसमें भी आपको मैंने बताई है। अब आपको भू आकृतियों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो है भू आकृतियाँ वो होती हैं। तो एक तो भू आकृति होती है ज्वालामुखी और पहाड़, द्वीप, जलप्रपात, कैनियन, मैदान, झील, घाटी, ये सारी क्या हैं? घाटियाँ वगैरह, ये हैं भू आकृतियाँ। किसके कारण बनती हैं? चाहे वो भौम जल के कारण बने, चाहे वो पानी के कारण बने, बहता जल जो होता है, चाहे वो वायु के कारण बने या वो विवर्तनिक कारणों से बने, पर जो भू आकृतियाँ होती हैं वो हमारी ये होती हैं, ठीक है। और यही भू आकृतियों के बारे में आज हम अंदर पढ़ने वाले हैं कि किसके कारण कैसी भू आकृति बन जाती है। आकृति तो आप समझते हैं, शेप, भू मतलब भूमि, तो भूमि की जो शेप होती है वो ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपको बता दूं लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होगी इस चैप्टर की भी, मैंने आपको पहले ही कहा था 6ठे और 7वें चैप्टर में जो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, पर मैंने आपको पिछला चैप्टर जिस तरीके से समझाया था कोशिश करूंगा उसी तरीके से अच्छे से आपको ये भी समझ में आए। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपके सामने एक डायग्राम रखता हूँ, सॉरी डायग्राम नहीं, एक टेबल है ये। तो टेबल जो है आपके सामने है, अगर ये टेबल आपने याद कर ली तो ये पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। जो आपको ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया है जो स्थल रूप होते हैं, जो भू आकृतियाँ होती हैं, वो अपर्दन से भी बनती हैं, वो निक्षेपण से भी बनती हैं। अपर्दन से कैसे? मान लो नदी बहाव, जो बहती नदी है अपर्दन कर रही है, वो क्या करेगी? कटाव कर देगी, चट्टानों का जो है स्वरूप बदल जाएगा और वहाँ पर घाटी वगैरह कुछ बन जाएगी। और मतलब वो चट्टानों का कटाव होगा जब वो नदी बह रही होगी, तो कुछ ना कुछ स्थल रूप आएगा। और जब वो नदी लास्ट में जब वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल धीमी पड़ जाती है, जहाँ पर वो नदी अपने साथ लाए हुए गाद, कंकड़, पत्थर, कीचड़ को जहाँ भी वो एक जगह जमा कर देगी, निक्षेपित कर देगी, वहाँ पर क्या बनेगा? डेल्टा बन जाएगा, झील बन जाएगी, ठीक है। तो स्थल रूप अपर्दन से भी बनते हैं, स्थल रूप निक्षेपण से भी बनते हैं। और कारक कौन कौन से हैं जिनके कारण ये स्थल रूप बनते हैं? एक तो है नदी या बहता हुआ जल, भौमजल, हिमानी, ठीक है, हिमानी बर्फ वगैरह और पवन, हवाएं, ठीक है। तो ये 4 कारक हैं, इन्हीं को आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इस वाले चैप्टर में आपको नदी और प्रवाहित जल, ये कारक जो है अच्छे से आपको इस पार्ट में मैंने पढ़ाया है। आगे कोशिश करूंगा 2-3 कारक एक ही वीडियो में डाल दूं और पवन वाला जो है उसका एक सेपरेट पार्ट बनाया जाए। अगर हो सका तो वो तीनों वीडियो, जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें तीनों पार्ट आपको उसमें मिल जाएं, ठीक है। तो पहला कारक जो है हमारा नदी या बहता हुआ जल। जब नदियां बहती हैं तो जब वो अपर्दन करती हैं तो कौन कौन सी वो आकृतियां बनाती हैं? गॉर्ज, ये आपको नाम सुनने में अजीब लग रहे होंगे, पर जब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इन सब की तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि फोटो से ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो गॉर्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी और जलप्रपात, ठीक है, जिसको हम झरना भी कहते हैं। तो जब नदियां बहती हैं तो वो अपने साथ साथ ये आकृतियां बनाती हैं अपर्दन के द्वारा। और जब नदियां निक्षेपण करती हैं, निक्षेपण आपको पता है, तो कौन सी आकृतियां बनाती हैं? गोखुर झील, विसर्प, गुम्फित नदी और डेल्टा। तो ये पार्ट में हम पूरा यही पढ़ने वाले हैं, बस अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से नदियों द्वारा और निक्षेपित कौन कौन से हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक कोई भी नदी होती है वो 3 अवस्थाओं में बहती है, ठीक है, और वो 3 अवस्थाओं में ही जो है भू आकृतियां बनाती है। सबसे पहले जब नदी निकलती है अपने गंतव्य स्थान से तो वो युवावस्था में होती है। युवावस्था आप समझते हैं, एकदम यंग, जब नदी नई नई जब वो निकलती है ऊपर से, तो जब नदी युवावस्था में होती है तो वो कहाँ पर बहती हुई आती है? पहाड़ी प्रदेशों में, पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ी प्रदेशों में पहली अवस्था में। फिर दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है प्रौढ़ावस्था, थोड़ी सी मैच्योरिटी, मतलब जो पानी का बहाव होगा वो तेज होगा, चौड़ाई नदी की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये सब कहाँ पर होता है? मैदानी भागों में, जो मैदानी इलाके होते हैं। भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश वगैरह के जो इलाके हैं। और
लास्ट में जब नदी खत्म होने वाली होती है, जब समुद्र में जाके मिलती है, तो वो कौन सी अवस्था में होती है? वृद्धावस्था में। ये जैसे हमारा जो मनुष्य शरीर होता है उसको भी हम कहते हैं युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धावस्था में, वैसे ही नदियों को भी अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में लास्ट में होती है ये, जब नदी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये डेल्टा बनाती है जाके, और ऐसी अवस्था कहाँ पाई जाती है? डेल्टा क्षेत्रों में। और नदी का फोटो है आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब नदी है हमारा कारक जो इस पूरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, और नदी की पहली अवस्था, इसकी विशेषताएं आपको मैं बताने वाला हूं। तो युवा अवस्था पहली अवस्था होती है, नदी जब बहना स्टार्ट होती है। तो नदियों की यह अवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो पहाड़ी इलाकों से आपको पता है नदियां निकलना स्टार्ट होती हैं। और इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है, मतलब नदी बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ी नहीं होती। नदी वहाँ पर नई नई निकलती है, युवा अवस्था में होती है, और उसके साथ और ज़्यादा नदियाँ आकर नहीं मिलती। वो सिंगल होती है शुरू में, जब वो वहाँ से निकलना शुरू करती है। और ये जो नदियाँ होती हैं युवा अवस्था में, ये नदियाँ वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। कौन सी घाटियाँ? वी आकार की घाटियाँ, जिनमें बाढ़ के मैदान अनुपस्थित होते हैं, या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। बाढ़ मैदान क्या है कि नदियां बाढ़ के द्वारा हर साल क्या करती हैं? कुछ ना कुछ अपने साथ रेत, कंकड़, मिट्टी, पत्थर अपने साथ लेके आती हैं, और वो जमा करके फिर वो नदियां वहां से वापस हो जाती हैं। तो वो सारे पदार्थ वहीं जमा हो जाते हैं और वो मैदान बन जाते हैं। तो उन मैदानों को बाढ़ के मैदान कहा जाता है। तो जब युवावस्था में नदियां होती हैं तो पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं, और वहां पर इतने ज़्यादा ये बाढ़ के मैदान नहीं बनाती, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नदी चौड़ी नहीं होती, और ना ये इसमें मतलब ज़्यादा तेज़ गति से बहती है। तो बाढ़ के मैदान या तो बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं, इस नदी के आसपास मैदान नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत संकरे होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। और इसकी विशेषता है युवावस्था की कि इस अवस्था में जल विभाजक, जो जल विभाजक होते हैं वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, और इनमें दलदल भी होता है और झीलें भी होती हैं। युवावस्था में क्या होता है? जो जल विभाजक होते हैं, ठीक है, जो इसमें जल विभाजक होंगे, जो युवावस्था जो नदी की होती है वो चौड़े होंगे, और उन जल विभाजकों में दलदल भी होगा और वहाँ पर झीलें भी होंगी। तो ये आपकी युवावस्था थी। 3 पॉइंट हैं बस, ज़्यादा नहीं है। अगला है प्रौढ़ावस्था। पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नदियों की अवस्था पूछ सकते हैं। प्रौढ़ावस्था में नदियाँ पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने लगती हैं। आपको पता है पहाड़ से नदी स्टार्ट होती है। मान लो गंगा नदी है, वो निकलती है गंगोत्री हिमनद से, तो जब वो स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे पहाड़ों से आती है, वहाँ से होते हुए मैदानी इलाकों में हरिद्वार में प्रवेश करती है, फिर बहती हुई जाती है, और बहुत लंबा सफ़र तय करके लास्ट में जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये नदियों का पूरा सफ़र होता है। ऐसे ही जब नदी युवावस्था में होती है तो वो पहाड़ों पे रहती है, पहाड़ों से मतलब स्टार्ट होती है। जब वो प्रौढ़ावस्था में आती है तो नदी मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, ठीक है, मैदानों में आ जाती है। और इस अवस्था में जो है नदियों में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है, नदियाँ जो हैं और ज़्यादा बड़ी और गहरी हो जाती हैं, और बहुत सारी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी और जो नदियाँ होती हैं वो भी इस बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। और नदी घाटियाँ जो होती हैं, इनके द्वारा जो बनाई जाती हैं जो नदी घाटियाँ, अभी आपको घाटी की फ़ोटो दिखाऊंगा मैं। तो जो नदी जो घाटियाँ बनाती है वो वी आकार की होती हैं, जो वो नदी घाटी की जो शेप होती है वो वी आकार की होती है, ठीक है, और गहरी होती है। इस अवस्था में नदी जो है व्यापक होती है, मतलब बड़ी होती है, काफ़ी फैली हुई होती है, विस्तृत होती है, बहुत फैली हुई होती है, और इसलिए ये विस्तृत बाढ़ के मैदान भी बनाती है। ये नदियाँ मैदानी इलाकों में बहती हैं और ये बाढ़ के मैदान भी बनाते हुए जाती है, ठीक है। ये नदियाँ जो होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, काफ़ी चौड़े इलाके में बहती है, काफ़ी गहरी होती हैं, काफ़ी पानी की स्पीड भी इसमें होती है, और ये बाढ़ के मैदान भी इसलिए यहाँ पर आसपास विस्तृत पाए जाते हैं इसके, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाते हुए बहती है। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा मैं विसर्प क्या होता है, बस आपको अभी विशेषताएं याद कर लेनी है कि नदी की प्रौढ़ावस्था में क्या होता है। घाटी के अंदर नदियां विसर्प भी बनाती हैं, वी आकार की घाटियां भी बनाती हैं, नदियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, फैली हुई होती हैं, और बाढ़ के मैदान भी बनाती हैं, और कोई भी छोटी नदियाँ आकर इसमें नहीं मिलती। तो ये आपकी प्रौढ़ावस्था हो गई नदियों की। आगे है वृद्धावस्था, मतलब जब नदी बिल्कुल समाप्त अपनी एंडिंग पॉइंट पे होती है। तो वृद्धावस्था में क्या है, ये अवस्था डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर नदियाँ खत्म होती हैं, जहाँ डेल्टा बनाती है। डेल्टा तो आपको पता होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर नदियाँ बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ठीक है, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो वृद्धावस्था में नदियाँ कहाँ होती हैं? डेल्टाई क्षेत्रों में, जहाँ बिल्कुल एंड में होती हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो शुरू से उनके साथ बहती हुई आ रही होती हैं, वो सारी तितर बितर हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी नदियाँ इधर उधर फैल जाती हैं, छोटे छोटे होकर वो लास्ट में समाप्त हो जाती हैं। और जो ढाल है वो धीरे धीरे मंद हो जाता है। जैसे जब पहाड़ों से निकलती है नदी तो ढाल तीव्र होता है, ठीक है, ढलान तेज होती है।
मैदानों में आती है थोड़ी ढाल और कम हो जाती है, और जब वृद्धावस्था में होती है डेल्टा क्षेत्रों में तो ढाल होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। और यहाँ पर नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हैं। ठीक है, बाढ़ के मैदान भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको भी विशेषताएं याद करनी है कि नदियां जो है खुले रूप से बिल्कुल धीमी गति से बिल्कुल धीमे धीमे से बहती हैं, अपने साथ जो भी वो कंकड़ पत्थर और मलबा जो भी लाई होती हैं पदार्थ, वो सारी वहाँ पर जहाँ जिस इलाके में वो होती हैं वहाँ पर बिछा देती हैं। और इस अवस्था में लास्ट में नदियाँ क्या करती हैं, नदी विसर्प बनाती हैं, प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं, गोखुर झीलें बनाती हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा फोटो के द्वारा। आपको विशेषताएं याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में बनाती हैं। युवावस्था में क्या बनाती हैं, वी आकार की घाटी वगैरह मैंने आपको बताया। और प्रौढ़ावस्था में क्या बनाती हैं, वी आकार की घाटी यहाँ भी बनती है, विसर्प वगैरह भी बनता है, और बाढ़ के मैदान भी बनते हैं। इस वाली में नदी विसर्प बनते हैं, गोखुर झीलें बनती हैं। तो ये भूआकृतियाँ नदियाँ इन 3 अवस्थाओं में बनाती हैं। अब इन भूआकृतियों को हम और अच्छे से डीपली एक एक आकृति को अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको बताया है कि बस ये आकृति बनती है, गोखुर झील वगैरह। अब आपको पता भी तो होना चाहिए आखिर ये आकृति होती कैसी है फोटो के साथ। तो ये आपके सामने फोटो है नदी का, और पार्ट फर्स्ट है, पूरा नदी के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अपर्दित स्थल रूप जो नदियां अपर्दन के द्वारा बनाती हैं। तो पहला है घाटियां। जो घाटियां होती हैं, घाटियों का जो प्रारंभ होता है, जब घाटियां बननी शुरू होती हैं तो घाटियां जो है छोटी छोटी सरिताओं से बनती हैं। ठीक है, छोटी छोटी सरिताएं मतलब छोटी छोटी नदियां, छोटी बिल्कुल नदियां, उनसे जो है घाटियां बननी शुरू होती हैं। और जब ये धीरे धीरे जो ये सरिताएं होती है लंबी और विस्तृत हो जाती हैं, और नदियां जब थोड़ी बड़ी होने लगती हैं तो ये घाटियां और गहरी और चौड़ी होती चली जाती हैं। और ये अवनलिकाएं, यही जो छोटी छोटी सरिताएं जो होती हैं, ये धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं ये नदियां, फिर धीरे धीरे और लंबी होकर घाटियों का रूप ले लेती हैं। ये अवनलिका जो पहले एक मतलब आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, ये है एक घाटी, गॉर्ज भी कह सकते हैं इसे। तो नदियाँ जब आती हैं यहाँ से तो काफ़ी, ये जब नदियाँ शुरू होती हैं तो जब शुरुआत में काफ़ी नदियाँ थोड़े रास्ते से होती हुई आती हैं, छोटी नदियाँ, और यहाँ पर इतना गैप नहीं बनता। जैसे जैसे नदियों का बहाव तेज होता है, नदियाँ चौड़ी होती चली जाती हैं, उस तरीके से ये गैप भी चौड़ा होता चला जाता है। ठीक है, ये घाटियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं, आपने अगर देखा हो तो धीरे धीरे ये घाटियाँ जो हैं वो और चौड़ी हो जाती हैं, और ये जो छोटी अवनलिका होती है पाइप की तरह, ये क्या हो जाती है फिर चौड़ी होकर घाटियों का रूप ले लेती है। जो ये छोटा गैप होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़ी घाटी बन जाता है। और लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये जो घाटियाँ होती हैं, जो मैंने अभी आपको घाटी दिखाई है, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर और आकृति किस तरीके का उसका शेप है, किस तरीके की शेप है, उसके आधार पर इनको जो बांटा जाता है 3 भागों में, वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन। ठीक है, जो घाटियाँ होती हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, याद रखना। घाटियाँ कैसे बन रही हैं यहाँ पे, जो हमारी नदी है वो बहती हुई आ रही है, बहती हुई आती है तो वो अपर्दन करती हुई आ रही है, अपर्दन के साथ चट्टानों को, पर्वतों को काटती हुई आती है, वो अपने साथ जो मतलब होती हैं घाटियाँ वगैरह, धीरे धीरे उनको काटती हुई आती हैं, और उसी के कारण इन घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो अपर्दन के द्वारा घाटियाँ बन रही हैं, यह तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जब नदियाँ बह रही हैं तब ये चीज़ें बन रही हैं। और 3 तरीके की जो हैं ये घाटियाँ होती हैं, वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आइए बच्चे से देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कैनियन क्या होता है। तो ये कैनियन है। ठीक है, नदियाँ आती हैं और कटाव करती हैं, और इस तरीके से ये जो है कैनियन दिखता है कुछ। ठीक है, इस तरीके की ये घाटी बन जाती है, इसको कहते हैं हम कैनियन। ठीक है, नदियों द्वारा ये बनता है, और इसको कहते हैं गॉर्ज। इसमें घाटियाँ जो होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी गैप होता है इनमें, और खड़ी ढाल वाली होती हैं। ठीक है, जो इसकी ढाल है वो खड़ी है। और गॉर्ज और कैनियन ये मैंने आपको बताया, वी आकार की घाटी भी कुछ शुरू में इस तरीके से ही होती है। तो घाटियों का प्रकार मैंने आपको फोटो में दिखाया है, आपको पेपर में जो आपका आएगा वो आएगा गॉर्ज और कैनियन में अंतर बताओ। भाई अब गॉर्ज आपको ये दिख रहा है आपके सामने है, और ये है कैनियन। अब आपको कोई बोलेगा इसमें डिफरेंस बता दो, तो आप क्या बताओगे इसमें? आप दोनों फोटो देख सकते हो, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। गॉर्ज एक गहरी और संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। क्या है? एक गहरी और संकरी घाटी है। गहरी है आप देख सकते हैं, और संकरी है मतलब ज़्यादा गैप नहीं है इसमें। ठीक है, संकरी है, पास पास है।
गहरी है, संकरी है और दोनों किनारे तेज ढाल वाले, खड़ी ढाल वाले हैं दोनों किनारे इसके, ये किनारा भी ये किनारा भी। ठीक है, पहला। अब कैनियन क्या है, कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गॉर्ज की तरह ही गहरे होते हैं। अब कैनियन के जो किनारे हैं वो भी खड़ी ढाल वाले होते हैं, आप देख सकते हैं, और गहरे भी होते हैं। और गॉर्ज में क्या होता है, गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल एवं ऊपरी भाग में करीब एक बराबर होती है। जो गॉर्ज है वो नीचे से भी उसकी चौड़ाई एक जैसी होती है, ऊपर से भी एक जैसी होती है, लेकिन जो कैनियन होता है उसका ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तल की तुलना में जो कैनियन है, कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, इसका ऊपरी भाग जो है वो ज़्यादा चौड़ा होता है तल की तुलना में, ये हो गया। और गॉर्ज जो है वो कठोर चट्टानी क्षेत्रों में बनता है, चट्टानें होती हैं जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन इलाकों में गॉर्ज बनता है। और कैनियन का निर्माण कहाँ पर होता है, अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से। अब जहाँ पर अवसादी चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं उन इलाकों में जो है ये कैनियन बनता है, और गॉर्ज जो है वो पहाड़ी चट्टानी इलाकों में बनता है। तो ये अंतर मैंने आपको बताया गॉर्ज और कैनियन में। ये सारी चीज़ें क्या है, अपरदन के द्वारा नदियाँ बना रही हैं। गॉर्ज भी अपरदन से बनता है, नदी बहती है, कटाव होता है और ये आकृति बन जाती है। कैनियन है, ये भी नदी बहती है, कटाव होता है और ये आकृति बन जाती है। तो अपरदन से गॉर्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी वगैरह, ये अभी तक मैंने आपको बताया। अब और क्या बनता है अपरदन से, जलगर्तिका। जलगर्तिका कैसी होती है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जलगर्तिका पहले आप देख लीजिए, ये होती है जलगर्तिका, लेफ्ट साइड में आपके फोटो है जलगर्तिका। ये भी नदियों द्वारा, पानी द्वारा, बहते पानी द्वारा ही बनती हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है, आप क्या लिखोगे जलगर्तिका के अंदर, कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में बनती है, नॉर्मल सी बात है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें गर्तिका कहा जाता है, जलगर्तिका। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें नदी के जो तल में क्या होता है, जो नदी का तला होता है, नीचे का हिस्सा है, उसमें छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े जो होते हैं वो छोटे गर्तों में फंस जाते हैं, छोटे मतलब छोटे गड्ढों में फंस जाते हैं और वहाँ पर घूमने लगते हैं छोटे चट्टानी टुकड़े। ये देखिए छोटे छोटे ये गर्त हैं, इसमें चट्टानी टुकड़े फंस जाते हैं और घूमने लगते हैं, यही आपकी जलगर्तिका है। और अगला जो स्थल रूप है वो है अवनमित कुंड। मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, जल द्वारा या प्रवाहित जल द्वारा अपरदित स्थल रूपों का वर्णन करो। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है, या जलगर्तिका और अवनमित कुंड में अंतर बताओ, ये आ सकता है, या फिर गॉर्ज और कैनियन में अंतर बताओ। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हर टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। तो अवनमित कुंड क्या होता है, जलगर्तिका तो आपको मैंने दिखा दी। अवनमित कुंड में क्या होता है, जल प्रपात के तल में जहाँ पर झरना बहता है उसके तले में जहाँ झरना गिरता है, जल प्रपात के तल में एक गहरा तथा एक बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है। जलगर्तिका तो मैंने आपको बता दिया। अब जो जहाँ पर जल प्रपात होता है, जहाँ पर झरना बहता है, उसके तले में, उसके नीचे में क्या होता है, एक बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है। ये तो छोटी थी, मैंने आपको दिखाई, ये काफी बड़ी जलगर्तिका बन जाती है, जो जल के ऊंचाई से गिरने एवं उसके शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। क्योंकि जो आपको पता है झरने से क्या होता है, पानी ऊपर से गिरता है काफी ऊंचाई से, उसके कारण क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और जल प्रपातों के तल में, जो जल प्रपात का जो तला होता है जहाँ पर पानी गिरता है, तल में क्या होता है, ऐसे ही विस्तृत तथा गहरे कुंड होते हैं, ऐसे कुंड बन जाते हैं जिनको अवनमित कुंड कहा जाता है। अब ये दिखते कैसे आप समझ जाएंगे, देखिए ये आपके अवनमित कुंड होते हैं, पानी ऊपर से बहता हुआ आता है और झरने वगैरह से, और ये यहाँ पर कुंड टाइप से एक बन जाता है। ठीक है, तो ये जलगर्तिका और अवनमित कुंड जो मैंने आपको बताया। आगे है नदी वेदिकाएं। अब अपरदित स्थल रूप का अगला है नदी वेदिकाएं। ये सारे जो स्थल रूप हैं ये किससे बन रहे हैं, अपरदन से नदियां बना रही हैं। नदी वेदिकाएं क्या होती हैं, नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदानों अथवा प्राचीन नदी घाटियों, जब काफ़ी पहले नदी घाटियाँ होती हैं, जो नदियों के द्वारा बनाई हुई घाटियाँ होती हैं, ठीक है, जो दोनों साइड से मैंने आपको बताया घाटियाँ कैसी होती हैं, उनके तल चिन्ह होते हैं नदी वेदिकाएं। ठीक है, तल चिन्ह, उनके तले पर जो चिन्ह होते हैं। और ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होती हैं। बाढ़ के मैदानों में जब लंबवत अपर्दन होता है, लंबवत कैसे, ऐसा अपर्दन, ठीक है, तो जब लंबवत अपर्दन होता है तो उसके द्वारा ये नदी वेदिकाएं बनती हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नदी वेदिकाएं किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, या फिर आएगा नदी वेदिकाएं किसे कहते हैं, युग्मित तथा अयुग्मित वेदिका में अंतर बताओ।
तो नदी वेदिका तो मैंने आपको बताई, इसकी परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। और ये जो नदी वेदिकाएं हैं इसकी ऊंचाई के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो है युग्मित वेदिका, एक है अयुग्मित। युग्मित मतलब पेयर्ड, मतलब ये बराबर में होगी, और अयुग्मित जो है ये बराबर नहीं होगी। अब ये बराबर और ना बराबर होना क्या है ये आपको समझना है। नदी वेदिका की परिभाषा आपको याद करनी है और फोटो आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको क्लियर हो जाए। तो युग्मित और अयुग्मित वेदिका, इसमें अंतर आपको देखना है या इसकी विशेषताएं आपको अब समझनी है। तो युग्मित वेदिका क्या होता है, मान लो ये दोनों तरफ से घाटी है, दोनों तरफ से घाटी है और ये चिन्ह बने हुए हैं आपके सामने जो आप देख रहे हैं, लाइनें लाइनें। तो ये यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती हैं, ये जो चिन्ह है अगर ये दोनों तरफ से बराबर हो, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, आप देख सकते हैं सारे बराबर हैं, अगर ये सब बराबर होते हैं तो ये कहलाती है युग्मित वेदिका, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, चिन्ह दोनों साइड से बराबर होते हैं अगर वेदिकाएं तो ये कहलाएंगी युग्मित वेदिका। और अगर ये चिन्ह बराबर नहीं होते, जैसे आप देख सकते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, ये बिल्कुल छोटा, टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब ये कहलाएगी अयुग्मित वेदिका। इसमें क्या होगा, जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारे पर वेदिकाएं मिलती हैं, सिर्फ एक किनारे पर अगर वेदिकाएं मिल रही हों, ठीक है, दूसरे पर नहीं मिलती, एक किनारे पे मिलती है दूसरे पर नहीं मिलती, मतलब अंतर होता है उनमें, डिफरेंस होता है। एक साइड आप ये देख रहे हो, आपको डिफरेंस खुद दिखेगा, दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड, लेफ्ट भी राइट भी, और इस वाले में क्या है, लेफ्ट वाली ज़्यादा चौड़ी है और ये वाली नहीं है, तो अंतर है इसमें। तो जब अंतर वाली जो वेदिकाएं होती हैं ये कहलाती हैं अयुग्मित वेदिका, ठीक है। अब अपर्दित स्थल रूप तो मैंने आपको सारे बता दिए, जो जो अपर्दन के द्वारा नदियां बनाती हैं। अब बात की जाए निक्षेपित स्थल रूप की, जब नदियां निक्षेपण करती हैं। निक्षेपण कहाँ पर होता है, जब नदियां अपनी वृद्धावस्था में होती हैं, जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, समुद्री इलाकों में जब नदियां लास्ट में जाके मिलने लगती हैं, जब नदियों की स्पीड धीरे हो जाती है, तो कैसे स्थल रूप जो है नदियां बनाती हैं, अब आपको ये देखना है। तो निक्षेपित स्थल रूप में पहला है जलोढ़ पंख। नाम थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा होगा, लेकिन जलोढ़ पंख जो है काफी आसान है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हैं, आपको पता है ना, जो मतलब पर्वतों से स्टार्ट होती हैं, तो जब पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां नीचे आती हैं तो उसका जो प्रवाह होता है वो धीमा पड़ जाता है। जब शुरू शुरू में नदी ऊपर से निकलती है तो काफ़ी तेज ढलान से आती है, तेज स्पीड से आती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है पर्वतीय क्षेत्रों से तो उसका जो प्रवाह है, जो उसका भाव है, स्पीड है, वो धीमी पड़ जाती है। जब वो स्पीड धीमी पड़ती है तो अपने साथ जो तेज गति से कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें लाई होती हैं, रेत वगैरह, उसको तिकोने पंख के आकार में जमा कर देती है। मतलब यहाँ से निकली, यहाँ पर अगर ये नदी धीरे पड़ गई, अगर धीमी पड़ गई तो अपने साथ जो भी चीज़ें लाई हैं वो यहाँ पर जमा कर देंगी। और कैसे जमा करेंगी, तिकोने पंख के आकार में। कैसा होता है ये तिकोना पंख, आइए देखिए। ये चित्र है अमरनाथ जम्मू तथा कश्मीर का जो एक रास्ता है, उसमें एक पहाड़ी सरिता, जो पहाड़ी नदी है, उसने एक जलोढ़ पंख बना रखा है। जब वो पहाड़ों से नीचे आती है तो आप देख सकते हैं तिकोने पंख के आधार, तिकोने पंख की तरह ये जो भी चीज़ अपने साथ नदी लाती है वो यहाँ पर जमा कर देती है। तो ये जब जमा कर देती है तिकोने पंख के आकार में, यही कहलाता है आपका जलोढ़ पंख। आगे अगली जो आकृति है वो है डेल्टा। ये आपको बचपन से पता होगा, जहाँ नदी जाके ख़त्म होती है, ठीक है, जहाँ नदी ख़त्म होती है, समुद्रों में मिलती है, तो वो वहाँ पर क्या करती है, एक वाई आकृति बना देती है। वाई, ऐसे बहुत सारे भागों में नदी बढ़ जाती है, वाई आकृति बन जाती है नदी की, उल्टी वाई, ठीक है। और वो पानी जो है वो फिर धीरे धीरे समुद्र में मिल जाता है। तो नदियाँ क्या है, अपने साथ लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती हैं। डेल्टा कैसा होता है आपको मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ, क्योंकि चित्रों से ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये ऊपर से ली हुई तस्वीर है। ये मान लो नदियाँ बह रही हैं और लास्ट में ये समुंदर है, मान लो ये अरब सागर है और यहाँ से नदियाँ आ रही हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे बहते हुए बहुत सारे टुकड़ों में अलग अलग ये बहेगी और यहाँ पर आकर वो क्या करती है, लास्ट में समुंदर में मिल जाती है नदियाँ। तो ये जो आप देख सकते हैं वाई आकृति बनती है, वाई आकृति ऐसे कुछ इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप बनती है, त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। तो ये आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये भी डेल्टा है, ठीक है। नदियाँ बहुत सारे भागों में बढ़ जाती हैं, बहुत धीरे हो जाती है नदी, बहुत ज़्यादा धीरे, नदी की स्पीड बिल्कुल धीमी हो जाती है, रुक जाती है एकदम, और नदियाँ इतने सारे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और वाई आकृति या त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो ये हमारी कहलाती है डेल्टा। और इसमें डेल्टा में क्या होता है, नदियाँ इतने लंबा रास्ता तय करके, मतलब अपनी युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था,
जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अपने साथ लाई होती हैं वो सारी आकर यहाँ पर जमा कर देते हैं, जितनी भी रेत वगैरह आप देख सकते हैं, और डेल्टा यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अगली आकृति है बाढ़ के मैदान, जो हमारे मैदानी इलाके हैं। ठीक है, बाढ़ के मैदान, इसमें क्या होता है, बाढ़ के मैदान आपको एक बारी मैं फोटो से दिखाता हूँ। ये है बाढ़ के मैदान। जब हर साल किसी इलाके में बाढ़ वगैरह आती है और नदियाँ अपने साथ लाया हुआ जितना भी मतलब मलबा होता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर, वो जमा कर देती हैं और फिर वहाँ से फिर वो नदियाँ जो है वो वापस हो जाती हैं। हर साल ऐसे ही बाढ़ आती हैं, तो ऐसा कुछ जो है आकृति बन जाती है, ऐसी आकृति वो कहलाती है बाढ़ के मैदान। मैदान से बन जाते हैं, किसके कारण बनते हैं, बाढ़ आने से, इसलिए इसको बाढ़ का मैदान कहा जाता है। तो जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती हैं, मतलब जैसे अपर्दन जब होता है नदियों द्वारा, जब अपर्दन करती हैं, अपर्दित स्थल रूप में सबसे पहले मैंने आपको बताया था घाटियां, जब नदियां अपर्दन करती हैं तो वो घाटियां बनाती हैं, और जब वो निक्षेपण करती हैं तो बाढ़ के मैदान बनाती हैं, क्योंकि अपने साथ जितनी भी चीज़ें वो लेके आती हैं निक्षेपण में सब चीज़ जमा हो जाती है। और बाढ़ के मैदान जो है नदी के निक्षेपण का प्रमुख स्थल रूप है। मतलब जो अगर बात की जाए निक्षेपित स्थल रूप में, सबसे इंपॉर्टेंट है बाढ़ के मैदान, क्योंकि जिस तरीके से नदियां स्टार्ट होते ही सबसे पहले घाटियां बनाती हुई जाती हैं, तो वो खत्म होते ही सबसे पहले क्या होता है, बाढ़ के मैदान बनाती हैं। और अपने साथ बारीक चीज़ें लाती है नदी, अपने साथ बहाती हुई रेत, मिट्टी, कण कंकड़ पत्थर, आसपास जितनी भी चीज़ें होती है उसकी सारी बहाती हुई लाती हैं और बाढ़ के मैदानों में वो जमा कर देती है, निचले इलाकों में उसके, और वहाँ पर मैदान से बन जाते हैं। और इस प्रकार हर साल बाढ़ आती है, जिसके कारण जो तटों पर पानी फैलता है और उस जगह पर वो पानी जो है वो जमा हो जाता है, और जितनी चीज़ें वो अपने साथ लाया होता है वो भी जमा हो जाती हैं, और वहाँ पर बाढ़ का मैदान बन जाता है। बाढ़ का मैदान कुछ दिखता है इस तरीके से। ठीक है, अब अगला जो वो स्थल रूप बनाती है निक्षेपण से नदियाँ, जब जमा करते हुए अपने साथ जो पदार्थ लाती हैं, निक्षेपण का मतलब ही क्या है, जमा करते हुए, तो नदी विसर्प ये आकृति बनाती है। नदी विसर्प कैसा होता है, आइए पहले आपको ये दिखाता हूँ, फिर इसकी विशेषता। ये होता है नदी विसर्प, ऊपर से ली हुई फोटो है। आप देखेंगे नदी यहाँ से बह रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे सर्प सांप की तरह ये नदी आकृति बनाती है, तो ये नदी विसर्प कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, नदी जो है अपने मार्ग में एस आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। जब नदी अपने रास्ते में होती है तो वो एक आकृति बनाती है एस आकार की, देख सकते हैं सांप की तरह है, एस आकार की ये आकृति बनाती है, इसी को कहा जाता है नदी विसर्प। और जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में बहती है, मंद मतलब धीमी गति से जब वो मैदानी इलाकों में बहती है, तो उसके साथ में क्या होता है, बहुत सारा कंकड़ पत्थर, कीचड़, मलबा, मिट्टी, चीगी मिट्टी, सारी चीज़ें उस नदियों में होती हैं। तो वो धीरे धीरे मैदानी भागों में बहती है, तो वो क्या करती है, उसको धीरे धीरे मोड़ बनाते हुए जमा करती हुई जाती है उन सब चीज़ों को। और नदी के बाहरी किनारे पर क्या होता है, जब अपर्दन तथा भीतरी किनारे पर निक्षेपण होता है, जब बाहरी किनारे पर लगातार अपर्दन होता रहता है और भीतरी किनारे पर निक्षेपण, जैसे ये भीतरी किनारा है, ये बाहरी किनारा है, बाहरी किनारे पर अपर्दन होता रहता है, भीतरी किनारे पर निक्षेपण, तो जो आकृति बनती है उसको कहते हैं गोखुर झील। गाय का जो खुर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा गाय का खुर जो नीचे से होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये आकृति बनती है कब, जब नदी के बाहरी किनारों पर अपर्दन होता है और भीतरी किनारे पर निक्षेपण आने से जब वो घुमा हो जाता है, तो धीरे धीरे वो नदी से अलग होकर जो एक आकृति बनती है वो कहलाती है गोखुर झील। ठीक है, ऐसी गोखुर झील होती है और ये नदी विसर्प होता है। आपको फोटो साथ के साथ इसीलिए दिखाए जाते हैं ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से याद रहे। आगे है गुम्फित नदी, निक्षेपित स्थल रूप का सबसे आखिरी स्थल रूप है गुम्फित नदी। इसमें क्या होता है, नदी की निचली घाटी में जब नदी बह रही होती है तो उसकी निचली घाटी में बहाव की गति धीमी पड़ जाती है। जब नदी बह रही होती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, और नदी अपने साथ लाए हुए जो भी अवसाद होते हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी और ठीक है जो भी रेत वगैरह होती है उसको जमा कर देती है, और इससे नदी जो है कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये जमा करती हुई जाती है धीरे धीरे पत्थर वगैरह, और बहुत ज़्यादा शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और ये शाखाएं जो है बालू की बनी दीवार से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जैसे नदी बहती है, आपको मैं दिखाता हूँ, नदी बहती है, ये अपने साथ क्या करती हैं, जमा कर देती हैं, और वो वहाँ पर एक मतलब चट्टान से बन जाती है बालू रेत की, और वो नदी वहाँ से टकरा के फिर अलग हो जाती है, फिर टकरा के फिर अलग हो जाती हैं। तो नदी जो है वो, ये नदी जो होती है इस तरीके से जब वो इतने सारे भागों में बढ़ जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऐसी बटी हुई जो नदियाँ होती हैं कहलाती हैं गुम्फित नदी। ठीक है, तो आपके सामने फोटो भी आप देख सकते हैं, बालू मतलब रेत के जैसे ये बन जाते हैं जब वो जमा करती हुई जाती हैं, इनसे जैसे जैसे नदियाँ टकराती हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ती हुई जाती हैं, और ये बटने के कारण जो होता है वो कहलाता है गुम्फित नदी। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।